ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्लासें निरंतर आगे प्रगति के मार्ग पर हैं और बराबर हम एक स्टेप हर चीज को समाप्त करते हुए चल रहे हैं। जैसा कि मेरा प्रागैतिहासिक काल पूर्ण रूप से हो गया, उसके कला केंद्रों के बारे में भी हमने पूरी जानकारी ले ली। तो प्यारे बच्चों, आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चे, एक बार इस ग्रुप को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, हम निरंतर अपनी प्रगति के मार्ग पर इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए और हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि रिवीजन के तौर पर भी मुझे देखने की आवश्यकता बहुत कम पड़े। तो इसी हिसाब से हम लगातार अपनी क्लासों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमने प्रागैतिहासिक काल को बड़ी अच्छी तरीके से समझा और उसको समाप्त किया। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा, जैसा कि आप लोगों के पास मैंने पहले से ही पाठ्यक्रम भेज दिया था, तो आप लोग उस पाठ्यक्रम के अनुसार देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर है। लेकिन हम एक स्टेप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो अब प्रागैतिहासिक काल के बाद आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के फिर क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसा कि इतिहास में हमने बांट दिया था 3 कालखंडों में, तो उसी श्रेणी में आज दूसरा कालखंड है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, जिसमें साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो प्यारे बच्चों, उसी की श्रेणी में हमारे यहाँ एक सभ्यता होती है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज उस सिंधु घाटी सभ्यता पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको उसमें मिली बहुत सारी जानकारियों को हम शेयर करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई पर निरंतर ध्यान देना है, किसी भी चीज पे बहकावे में नहीं आना है। अभी बहुत सारा प्रोसीजर इस शिक्षक भर्ती के ऊपर चल रहा है, जैसा टीजीटी पीजीटी में आप देख रहे हैं। सारे हमारे जो शुभ चिंतक लोग हैं वो बराबर जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए। तो अभी हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें पता लगा कि प्यारे बच्चों कि जून तक हमारी वैकेंसी आ जाएंगी। तो अब जून का समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग को का इंतजार इस हिसाब से खत्म हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अपनी स्पीड को अपनी पढ़ाई में सब कुछ में थोड़ा ज्यादा करने की आवश्यकता है। जब ज्यादा करेंगे तभी हम उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, धारदार बनाने के लिए अगर अपनी पढ़ाई जो पढ़ रहे हो उसको धारदार बनाना है तो सबसे अहम चीज है, एक तो कर्मनिष्ठ बनना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। दूसरी चीज, हमें हर टॉपिक का रिवीजन जरूर करते रहना है। ये साइंस का ये एक टेक्नोलॉजी कह सकते हो है कि अगर आप किसी चीज की रिवीजन कर लेते हो 3 बार तो आपको वो चीज हमेशा के लिए याद रहती है। बस उसे सिर्फ देखने की जरूरत दोबारा पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, जब इस ट्रिक का पता है मुझे, तो उसे हम फॉलो क्यों नहीं करते हैं। आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन अगले दिन कर लें और 1 सप्ताह बाद फिर से रिवीजन कर लें और एक मंथली रिवीजन कर लें। इस प्रकार से 3 रिवीजन आपके हो जाएंगे और आपके लिए वो पूर्ण रूप से जीवन भर आपके पास रहेगी। तो प्यारे बच्चों, जिससे हमारा और आगे क्षेत्र में विकास होगा। तो हम इधर उधर की ज्यादा चर्चा न करते हुए प्यारे बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा आज सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सभी लोग अपनी नोटबुक पर आज सिंधु घाटी सभ्यता नोट कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे बच्चों, आज सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी लेनी है।
तो सभी बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात करें तो हम सबसे पहले तो इसके क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे। हम बिल्कुल बारीकी से चलेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप आपकी समझ में आएगा। हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम कम पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे वो बेहतर पढ़ेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखना है। हम ये नहीं है कि पढ़ के पूरा चैप्टर खत्म कर दें लेकिन उसमें से समझ सिर्फ 2 ही चीजें आए, तो ऐसी पढ़ाई मुझे नहीं करनी है। हमें 5 चीजें पढ़ेंगे लेकिन पांचों पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमने आजीवन भर के पास अपने पास रखी है। तो हम उसी हिसाब से पढ़ाई आपके साथ करना चाहते हैं और आपको वही चीज सिखाना चाहते हैं जो आपके पास हमेशा के लिए रहे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम पहले बात कर लेंगे आज विस्तार की। प्यारे बच्चों, विस्तार देख लेते हैं, हम उल्टा आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। पहले तो हम उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है और कैसे है, इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है विस्तार से, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लें क्षेत्रफल की। तो बात करें प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की, तो वैसे तो अनुमानतः जैसा कि हमने बताया इस सभ्यता के साक्ष्य पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं, यानी हम कह सकते हैं साक्ष्य मिले लेकिन इसकी लिख को प्यारे बच्चों नहीं पढ़ा गया, तो इसीलिए सिर्फ ये सभ्यता अनुमान पर आधारित है। यहाँ जो भी कुछ मिलेगा, जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक अनुमान का आधार लेकर पढ़ेंगे। हाँ, कुछ चीजों की हम थ्योरी जो पढ़ेंगे, कोई सामग्री मिली है वो तो साफ साफ आपको दिखेगी, लेकिन लिखित साक्ष्य के रूप में आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं ये भी एक अनुमान की गणना के हिसाब से है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक दायरा पता हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उस दायरे के हिसाब से आप लोग काम करेंगे। अंतर बहुत ज्यादा ना होने पाए तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। हम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। तो बात करें क्षेत्रफल की प्यारे बच्चों, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों जिस हिसाब से अभी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से इसका 20 लाख प्यारे बच्चों 20 लाख वर्ग किलोमीटर प्यारे बच्चों ये क्षेत्रफल बताया जाता है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी हम इसको समझाएंगे प्यारे बच्चों कि किस हिसाब से है। ये बनता तो प्यारे बच्चों उस हिसाब से 22 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हम इसको 20 लाख इसलिए कहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग को जो मान्यता दी जाती है पुस्तकों के माध्यम से, वो एक बताए थे, वो क्या है, एनसीईआरटी के माध्यम से प्यारे बच्चों जो मान्यता हमको मिलती है हम उसी का साक्ष्य आधार लेकर के हम पढ़ाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से 20 लाख वर्ग किलोमीटर एनसीईआरटी के माध्यम से प्यारे बच्चों मान्यता जो मिली है। और हम कह सकते हैं इस टाइम जो ज्ञात स्थलों के आधार पर है, क्योंकि ये अभी सभ्यता अंतिम रूप में नहीं है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य अब नहीं मिलते, प्यारे बच्चों अभी भी मिल रहे हैं। तो इस समय की जो मौजूदा हालत में आप देख सकते हैं, तो स्थलों के जो खुदाई के क्षेत्र मिले हैं उस आधार पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर एनसीईआरटी ने पैमाइश की है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं, बाकी इसका अंतिम रूप नहीं है, इसका बदलाव भी होता रहेगा। जिस हिसाब से क्षेत्र मिलते जाएंगे उस हिसाब से प्यारे बच्चों इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर एनसीईआरटी स्थलों के आधार पर जो खोज हुई है स्थलों की, उनके आधार पर हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो संपूर्ण
सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? आकार कैसा है? तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। सिंधु जो संपूर्ण बात करें, संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसे है ये भी चीज हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो हम बात करते हैं एक त्रिभुज की, बना लेते हैं त्रिभुज प्यारे बच्चों। तो इस त्रिभुज को आप अपने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रखना है, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्षेत्र हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये तीन एक त्रिभुज क्षेत्र में हमने बना लिया प्यारे बच्चों। अब बात करें इसकी, तो यहां पर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अगर यहां बात करें तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर प्यारे बच्चों यहां बात करें तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये तीन क्षेत्रों को जब आप रखेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपको दिखाई देगा कि ये त्रिभुजाकार है। अभी हम और इस पे बात करेंगे, लेकिन ये त्रिभुज आपको दिखाई देगा। इस हिसाब से क्षेत्र मिले हैं प्यारे बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो अभी देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों वो त्रिभुजाकार है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर क्षेत्र एक मिलता है प्यारे बच्चों मांडा। मांडा क्षेत्र प्राप्त होता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये मांडा है। और ये जम्मू कश्मीर के मांडा के क्षेत्र को हम चिनाब नदी के किनारे देखते हैं। चिनाब नदी के किनारे हम इसको देखते हैं। तो चिनाब नदी के किनारे प्यारे बच्चों ध्यान रखना इसको। और बात करें यहां उत्तर प्रदेश की तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हो एक क्षेत्र है बहुत आलमगीरपुर। प्यारे बच्चों आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है। तो प्यारे बच्चों आलमगीर, इसको याद रखना है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है प्यारे बच्चों। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है। तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो प्यारे बच्चों ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर का क्षेत्र है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर बलूचिस्तान पड़ता है। यहाँ एक वो क्षेत्र मिलता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये मिलता है प्यारे बच्चों। ये अगर नदी की बात करें, सबकी नदी की बात करें तो इसकी भी कर लेते हैं दाश्क नदी के किनारे। प्यारे बच्चों दाश्क नदी के किनारे इसका क्षेत्र पाया जाता है। इस हिसाब से ये त्रिकोणीय आकार हमारा जो त्रिभुजाकार है, तो इसे हम कह सकते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो प्यारे बच्चों है वो त्रिभुजाकार है। आप लोग जानते हैं। अगर इसका चौथा भाग अपने भारत में देखा जाए तो हम प्यारे बच्चों नीचे की तरफ आएंगे और महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र का क्षेत्र एक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र प्यारे बच्चों दाइमाबाद।
बाद। ये दिख नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों आपको बोर्ड पे, तो हम इसको ऊपर ही कर देते हैं थोड़ा। तो अगर हम बात करें यहां पर जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, यहां पर जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, नीचे जो भारत में आता है महाराष्ट्र का दाइमाबाद, दाइमाबाद बात करें तो ये दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी प्यारे बच्चों याद रखेंगे, गोदावरी नदी। और बात करें प्यारे बच्चों तो ये जो दूरी है, ये आप लोग इसको जो ये दूरी है वो आप लोग याद रखेंगे 1400 किलोमीटर की है। ये जो प्यारे बच्चों दूरी है, यानी ऐसे जो ये लाइन खींची है, ये दूरी आप लोग याद रखेंगे 1400 किलोमीटर की है। अगर इस दूरी की बात करें प्यारे बच्चों, अगर इस दूरी की हम बात कर लें तो प्यारे बच्चों ये 1600 किलोमीटर की है, 1600 किलोमीटर। अब इस हिसाब से अगर इसका आप गुणा करके देख सकते हो, निकाल करके देख सकते हो, तो वर्ग जो आएगा आपका 22 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास आएगा। लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, या स्थलों के आधार पर हम कह सकते हैं जो मान्यता मिली है वो 20 लाख, क्योंकि ये एक अनुमानित होता है, सबका देख करके, सब पुस्तकों का निचोड़ देख करके, सबका अनुमान लगा करके फिर एनसीईआरटी ने इस स्थलों की खोज के आधार पर इसका 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो बताया है, तो हमें उसी को मान्यता मिली है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं ये क्षेत्रों के बारे में आप लोग जान रहे हैं और आप इन क्षेत्रों के आधार पर सभ्यता का आकार भी पहचान गए होंगे और इसका क्षेत्रफल भी जान गए होंगे। कौन कौन से लास्ट के क्षेत्र जो हैं वो भी आप इधर जम्मू कश्मीर में मांडा जो चिनाब नदी पर है। बात करें यहाँ उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। प्यारे बच्चों अगर इधर आ जाते हैं बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान और ईरान की बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है। और अगर भारत में नीचे बात करें तो सबसे नीचे महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद जो आता है जो गोदावरी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार ये हमारी त्रिभुजाकार आकार की सिंधु घाटी सभ्यता है प्यारे बच्चों। अब आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम खोज के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके खोज में भी प्यारे बच्चों बहुत सा अंतर आपको देखने को मिलेगा खोज के बारे में। क्योंकि आप जानते हो पहले अंग्रेजों ने यहां पर के कुछ साक्ष्य पाए थे, लेकिन उनको उन साक्ष्य के आधार पर कोई अन्य कार्रवाई जब नहीं की तो उनको अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं मिली, या हम कह सकते हैं वो इस खोज को करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अनुमान तो हो गया होगा कि भारत के लोग काफी प्राचीन समय से इन सब चीज सभ्यताओं से जुड़े हुए थे, इसलिए शायद वो खोज करना नहीं चाहते थे। ये हमारा ये एक मानना है। आप लोग को क्या लगता है ये आप लोग अपने हिसाब से जान सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग इतने भोले तो नहीं थे। आप लोगों को पता है कि वो इतने भोले नहीं थे, उनको अनुमान जरूर हो गया होगा जब कोई साक्ष्य मिलता है तो उसके आधार पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उस कार्रवाई को दबा दिया प्यारे बच्चों, और इसीलिए उस क्षेत्र का पता नहीं लगा। बाद में जब पता लगा तो हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अब बात करें हम खोज की बात कर लें तो प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे 1826 की, 1826 ईस्वी की। एक चार्ल्स मेसन थे प्यारे बच्चों, याद रखना है चार्ल्स मेसन जो अंग्रेजी विद्वान थे,
अंग्रेज विद्वान थे प्यारे बच्चों। चार्ल्स मेसन 1826 में हड़प्पा में एक टीले की खोज की थी प्यारे बच्चों। टीले को पाया था या देखा था, कुछ भी कह सकते हो, हम खोज तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने चार्ल्स मेसन ने 1826 में प्यारे बच्चों जो अंग्रेजी विद्वान थे हड़प्पा में एक टीले को देखा था। तो प्यारे बच्चों जब टीले को देखा लेकिन उस पर कोई कार्रवाई और ध्यान नहीं दिया गया तो वो बात वहीं पर दब गई। अब बात करें उसके बाद हम बात कर लें तो 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी में प्यारे बच्चों याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में प्यारे बच्चों नेतृत्व में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे 1853 से 1856 ईस्वी के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। तो इस समय प्यारे बच्चों इसी समय ब्रंटन, याद रखना है ब्रंटन बंधु थे, दो बंधुओं ने, ब्रंटन नाम के दो भाई थे। इसी समय जब ये रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तो प्यारे बच्चों ब्रंटन बंधुओं ने यहां से प्राचीन काल की ईंटें प्राप्त की थी। ब्रंटन बंधुओं ने प्राचीन काल की ईंटें प्राप्त की थी प्यारे बच्चों, ईंटें प्राप्त की। लेकिन प्यारे बच्चों वही कहते हैं अगर ईश्वर ने नहीं चाहा है तो आपका किसी क्षेत्र में भी नाम नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले खोजकर्ता अगर देखे जाएं तो चार्ल्स मेसन ने खोज की, लेकिन उनको श्रेय नहीं मिलना था। तो लाख कोशिश करने के बाद भी उनको श्रेय नहीं मिला। प्यारे बच्चों उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर 1856 और 1853 के बीच में कनिंघम के नेतृत्व में जो निर्माण हो रहा था रेलवे लाइन में, यहाँ इसी समय ब्रंटन बंधुओं, इनका अगर नाम लिखना चाहो तो प्यारे बच्चों याद रख सकते हो जॉन ब्रंटन, और अगर दूसरे भाई का नाम तो विलियम ब्रंटन। ये दो नाम के प्यारे बच्चों भाई थे। इनके देख रेख में वो काम चल रहा था रेलवे लाइन का, जहां से प्यारे बच्चों ईंटों के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं इनको। लेकिन वही चीज है, पुनः इस पर ध्यान नहीं दिया गया प्यारे बच्चों। तो ये खोजकर्ता के नाम में अलेक्जेंडर या बंधुओं का भी नाम नहीं आया। अगर उस समय उस चीज को ध्यान में दे सकते थे तो आज खोजकर्ता के रूप में हम उन्हें पढ़ते, लेकिन करनी को कौन टाल सकता है। दूसरा मेरे हिसाब से
अंग्रेज नहीं चाहते थे उस क्षेत्र के बारे में बताना, क्योंकि वो जो पक्की ईंटें प्राप्त हो रही थी वो आप लोग जानते हो अति प्राचीन समय की थी और वो पक्की ईंटें थी प्यारे बच्चों। तो उनके अनुमान से ये लग रहा होगा कि भारतीय लोगों की जो सभ्यता है वो बहुत अधिक प्राचीन है हम लोगों से, क्योंकि वो अपने को महान बताना चाहते हैं, अपने को महान बनाना भी चाहते थे। तो इसीलिए उसने या इन सभी लोगों ने मिल करके उस सभ्यता को दबाने की कोशिश की और उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। ये मेरा मानना है। नहीं तो अगर चाहते तो ईंटें मिली थी तो खुदाई कराते तो उसी भी समय मिल सकता था, लेकिन प्यारे बच्चों उस क्षेत्र को, उस समय को वहीं पे दबा दिया गया और कोई खोज या पुनः विचार या उस पर ध्यान देना बंद कर दिया गया। तो इस हिसाब से ये जो है उनके क्षेत्र में भी खोज के रूप में नहीं जाता है। अब हम बात करें प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं, अभी थोड़ा इसको साफ कर लें। प्यारे बच्चों अब जैसा कि अब हम जानने वाले हैं उस खोज के बारे में, तो प्यारे बच्चों अब ये टाइम पीरियड है 1921 ईस्वी का, जब जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। प्यारे बच्चों अब वो टाइम आ गया जब 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी की रूप में खोजकर्ता के रूप में जाना गया। तो प्यारे बच्चों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और ये खुदाई के साक्ष्य में जो सबसे पहला केंद्र है प्यारे बच्चों वो हड़प्पा है। सबसे पहला क्षेत्र हड़प्पा है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से हड़प्पा सभ्यता की खोज का नाम दयाराम साहनी के रूप में जाना जाता है। तो अब हम जब अगर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अब हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसी के नाम पर आधार पर, क्योंकि ये पहला क्षेत्र था खोजा गया, सिंधु सभ्यता का पहला क्षेत्र हड़प्पा था, इसलिए कई विद्वानों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया है प्यारे बच्चों। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें अगली तो नाम की प्यारे बच्चों यहीं पर कर लेते हैं। तो नाम की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसे हम कह सकते हैं, जो मेन नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे बच्चों इस नाम को देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु प्यारे बच्चों प्राचीन समय में एक नदी थी, सिंधु नदी, उसके किनारे की ये सभ्यता थी। और घाटी का मतलब होता है सामान्य भूमि से नीचे का भाग, तो वो भाग पे क्षेत्र मिलते थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी प्यारे बच्चों सभ्यता रखा गया। और तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर हम बात करें अब हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसीलिए जब पहला स्थान का बात आता है तो हड़प्पा सभ्यता है, इसलिए इसका नाम कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता रखा।
तो इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम कहा जाता है। अब हम बात करें सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या कह सकते हो सरस्वती सभ्यता। अब बात करें सरस्वती सभ्यता की तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ ये सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है, बीच में प्यारे बच्चों एक सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी थी। पहले तो खोज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पास मिले प्यारे बच्चों, ये नदी पहले थी अब नहीं रही, तो जो बाद में खोजें हुई वो प्यारे बच्चों सरस्वती नदी सभ्यता के आसपास के क्षेत्र ज्यादा थे, इसलिए उस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। प्यारे बच्चों ये सरस्वती नदी का प्रमाण हमारे तमाम पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, इसलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता रखा गया। तो सरस्वती सभ्यता इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक क्षेत्र इस जगह से भी प्राप्त होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा सरस्वती सभ्यता। तो कुछ विद्वानों ने इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी रख दिया है। प्यारे बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं और नाम की तो प्रथम नगरीय व्यवस्था, प्रथम नगरीय व्यवस्था सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिली हैं वो नगर से संबंधित व्यवस्थाएं मिली हैं आपको पूर्ण रूप से देखने। अब जब पक्की ईंटे के भवन मिले हैं तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, पक्की ईंटें आदि नगरों से ही प्राप्त होती हैं, तो ये हमारे कुछ नगर, 7 नगर ही प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो वो नगरीय सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। अगर और नाम बात कर लें तो कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया प्यारे बच्चों, सब लोग जानते हैं हमारे आदिमानव के द्वारा सर्वप्रथम जो धातु प्रयोग में लाई गई वो धातु कौन सी थी प्यारे बच्चों, तांबा। प्यारे बच्चों तांबा, तांबा के साथ टिन मिला करके यहां के लोगों ने क्या किया, कांसा बनाया, कांसा धातु बनाई। कांसा धातु एक मिश्रित धातु है प्यारे बच्चों, याद रखना है, मिश्रित धातु है जो 2 धातुओं से मिलकर बनी है, तांबा और टिन। तो तांबा और टिन मिलाकर के जब कांसा धातु बनाई गई, ये मिश्रित धातु है, और इस कांसे धातु से बने बहुत सारे बर्तन या बहुत सारे सामग्रियां इस सभ्यता में प्राप्त होती हैं। कांसे की मूर्तियां, कांसे के बर्तन और कांसे की अन्य सामग्रियां भी प्यारे बच्चों यहाँ से बहुत अधिक प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इतने नामों से आप परिचित हैं, ये एक ही नाम है प्यारे बच्चों, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग याद रखेंगे। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, अब नामों पर हमने विस्तार रूप से भी चर्चा कर दी है कि क्यों क्यों इनके नाम ये रखे गए थे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ये वही सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सरस्वती सभ्यता, जिसे प्रथम नगरी सभ्यता और जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थी नामकरण की व्यवस्था। तो अब इस हिसाब से हमने क्षेत्र जान लिया प्यारे बच्चों, वर्ग जान लिया, वर्ग क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों, हम चारों क्षेत्र जान लिए, आकार जान लिए, नाम जान लिए और खोज के बारे में भी जान लिए कि किसको श्रेय जाता है। अब हम बात करने वाले हैं असली जो समय की है यानी काल क्रम की, तो उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। उसमें बस यही चीज को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, आपको सिर्फ अनुमान के आधार पर ही बताया जाएगा। एक पद्धति यहाँ अपने यहाँ चलती है या उस पद्धति के आधार पर जो
प्रमाण बताया गया है उसी को सच माना जाता है। तो लेकिन वो भी सही नहीं हो सकती है, इसका भी प्रूफ है। तो हम बात करें अब प्यारे बच्चों समय की, समय कौन सा सही माना जाएगा। इस सभ्यता का समय बात करें तो सर जान अभी जो पढ़े हो सर जान मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया है। प्यारे बच्चों याद रखना, सन जो जॉन मार्शल हैं जिनकी अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता का पहला क्षेत्र दयाराम साहनी ने खोजा था, उनके अनुसार प्यारे बच्चों 3250 से 2750 ईसा पूर्व का समय माना गया है। ये सन जॉन मार्शल के द्वारा है। तो ये भी एक हो गए। दूसरा हम बात कर लें प्यारे बच्चों तो अनरेस्ट मैके एक हुए हैं, ये भी विद्वान हैं। तो इन्होंने 2800 से प्यारे बच्चों 1500 ईसा पूर्व का समय प्यारे बच्चों बताया है। अनरेस्ट मैके ने कहा ये 2800 से 1500 ईसा पूर्व का समय लग रहा है। अगर हम बात करें तीसरी की तो मार्टिमर व्हीलर एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व का प्यारे बच्चों समय बताया है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का समय मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय बताया है। चौथी अगर बात कर ले प्यारे बच्चों तो माधव स्वरूप, अपने यहाँ के माधव स्वरूप वत्स, जिनके आधार पर 3500 से 2700 ईसा पूर्व का समय बताया जाता है। तो माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व का समय प्यारे बच्चों बताते हैं। लेकिन इन सब पर हम विचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रमाणिक नहीं, इन्होंने तो अपने विचार दिए हैं। हम इनके विचारों को देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आएगा प्यारे बच्चों सन मार्शल ने क्या सब सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड बताया है, तो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हमने बताया सिंधु सभ्यता के जो लिपि मिली उसको पढ़ा नहीं जा सका। उसको सिर्फ एक माध्यम के अनुसार, एक किसी कल्पना के अनुसार या किसी साक्ष्य के अनुसार ही अनुमान लगाते हैं। तो इन्होंने सब लोगों ने अनुमान ही लगाया अपना अपना। तो ये आप याद रखेंगे कि सन जब जैसे इन्होंने पहला क्षेत्र खोजा था तो इनकी भी प्रारंभिकता मानी जाती है और ये भी विद्वान, कुछ इनकी उपलब्धियां होंगी, इसीलिए इनको लिखा गया है प्यारे बच्चों। तो सन जॉन मार्शल ने जैसे 3250 से 2750 बताया, तो इनको याद रखेंगे। लेकिन हमारी जो प्रारंभिकता होगी, जो प्रमाणिक रूप से हमारी एक पद्धति है, उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे यहाँ जो 5 नंबर पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों रेडियो कार्बन 14, ये या कह सकते हो रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक समय काल आदि को पहचानने की पद्धति है। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो कार्बन के जो कार्बन 14 है, ये प्यारे बच्चों इसी कार्बन के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि ये वस्तु या ये पत्थर या ये सामग्री कितने साल की, कितने वर्ष की पुरानी हो सकती है, उन कार्बनों को आधार पर देख करके। तो ये पद्धति प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, जो कोई पत्थर मान लो मिलता है, उसमें कार्बन जो है प्यारे बच्चों, उसी कार्बन के आधार पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें प्यारे बच्चों कार्बन की संख्या
निहित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, उसी के आधार पर ये रेडियो कार्बन 14 जो पद्धति है, जिसके माध्यम से वस्तु को कितनी पुरानी है यह अनुमान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसमें भी ये हो जाता है, कभी कभी मान लो उस पत्थर को कुछ टाइम पीरियड के लिए वो जमीन के नीचे धंस गई, तो क्या उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है? तो ऐसा नहीं है कि ये भी सच है, लेकिन प्यारे बच्चों अपने यहाँ इस पद्धति के आधार पर, लेकिन हम कह सकते हैं इन सब के स्रोतों के से बढ़िया तो ये स्रोत है। तो इसी स्रोत को भारत में सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से रेडियो कार्बन जो 14 पद्धति के अनुसार प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टाइम पीरियड प्यारे बच्चों दिया गया वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय प्यारे बच्चों है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड जो प्यारे बच्चों ये रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार प्यारे बच्चों दिया गया, और यही मान्यता है। तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से आप सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से 1750 याद रखेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये भी लोग याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है सन जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए हमने विस्तार से इस पे चर्चा कर दी है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग भी आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी चित्रकला की क्लास है, इस पर विचार विमर्श ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ थोड़ा बहुत ये बता दिया जाता है कि कैसे इस पे काम किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये रहा समय आदि का जो आप लोगों ने ब्यौरा देखा। अब हम इनके क्षेत्रों की बात कर लें कि कौन कौन से प्यारे बच्चों कल से हमें क्षेत्र पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्षेत्र की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें क्षेत्र जो मिले हैं उसमें 7 मेन रूप से नगरीय क्षेत्र हैं। तो हम 7 से भी बढ़कर आगे पढ़ेंगे, जो छोटे मोटे और भी क्षेत्र मिले हैं प्यारे बच्चों उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हम बात करें यहाँ पर पहले नंबर पे प्यारे बच्चों तो हड़प्पा पढ़ेंगे। दूसरी बात करें तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तीसरी अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो चहूदड़ो पढ़ेंगे। अगर हम बात करें चौथी बात करें तो राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पांचवा बात करें तो बनावली के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर की बात करें तो कालीबंगा पढ़ेंगे। 7 की बात करें तो धौलावीरा याद रखना। और बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, राखी गढ़ी और बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा। हाँ, बात करें 8 नंबर पे तो लोथल याद रखना है। लोथल गुजरात का है। तो 9 नंबर की अगर बात करें तो रंगपुर है प्यारे बच्चों, रंगपुर याद रखना। 10 नंबर लोथल हो गया, रंगपुर हो गया। आलमगीरपुर छूट ही गया, आलमगीरपुर को पढ़ लेंगे हम लोग। 11 नंबर की बात करें तो प्यारे बच्चों 11 नंबर में रोपड़ पढ़ लेंगे। 12 की बात करें तो मांडा पढ़ लेंगे। 13 की बात करें तो दाइमाबाद पढ़ लेंगे। 'दाइमाबाद कर लेंगे। और एक क्षेत्र जो यहां बचा प्यारे बच्चों 14 नंबर सुत कांगे ढोर,
इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से हमारे सारे क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुड़े हम लोग देख लेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, रोपड़, मांडा, दाइमाबाद, सुतकांगेडोर। तो कल से हम इन पर विचार करना चालू कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र लेकर के आपको पढ़ाएंगे। धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर इन क्षेत्रों को हम खत्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में देखा प्यारे बच्चों कि खोज किसने की, क्षेत्रफल कितना था, आकार कैसा था और उसका समय क्या था और उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये आदि चीजें देखी। अब कल से हम इन क्षेत्रों पर प्यारे बच्चों विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों को, अगर कला या चित्रकला की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आप लोगों को कुछ नया इन सब चीजों में सिखाते रहें। जैसे सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के बारे में अगर विस्तार से जानकारी हो गई है आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों में भ्रम था, तो हमने जो 3 चीज बताई आपको एक प्रमाणित आधार पर बताई है। जैसे मैंने क्षेत्रफल बताया तो आपको आकार बताया, तो आपको समझा के बता दिया कि ये क्षेत्र ऐसे ऐसे क्षेत्रों में है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इन सब चीजों को ध्यान से याद रखना और अपना रिवीजन करते रहना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।